सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के ऊपर हमने बहुत सारी वीडियोस कर ली। अब हम ये देखते हैं कि इसका कोई फायदा भी है सेकंड लॉ का, या बस हम सिर्फ खानापुरी ही कर रहे हैं। तो यहां पर हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के 6 फायदे आपके सामने रखेंगे, जिनको जानकर आपका दिल खुश हो जाएगा और आपके दिल में थर्मोडायनामिक्स की मोहब्बत भी बढ़ेगी। बेटा, पहला फायदा यह है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का कि इससे हम ये जज कर पाते हैं कि मैक्सिमम पॉसिबल थर्मल एफिशिएंसी कितनी है हीट इंजन के केस में। वो कहां से हमें अंदाजा मिलता है? वो मिलता है कार्नोट इंजन से। कार्नोट रिवर्स्ड इंजन है और ये लिमिट लगा देगा कि इससे ऊपर किसी भी इंजन के लिए थर्मल एफिशिएंसी पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल यही सेम केस होता है रेफ्रिजरेटर्स के लिए, हीट पंप्स के लिए। ये कोल्ड इंजन्स हैं, रिवर्स्ड इंजन्स हैं। इसके ऊपर भी रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल लिमिट लगाएगा, एक थ्रेशोल्ड मुकर्रर करेगा कि इसके ऊपर थर्मल एफिशिएंसी पॉसिबल नहीं है। और इन दोनों डिवाइसेस के लिए, चाहे रेफ्रिजरेटर्स हैं या हीट इंजन्स हैं, इनके लिए आइडियल साइकिल कार्नोट ही है और कार्नोट ने ही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बुनियादें डाली थी। तीसरा जो फायदा हमें मिलता है, जो हमें इस्तेमाल आता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, वो ये कि ये हमें बताता है कि कौन सा प्रोसेस पॉसिबल है या नहीं है। फॉर एग्जांपल, गर्म चाय है, कॉफ़ी है, ये अपनी हीट रिजेक्ट करके एटमॉस्फेयर को ठंडी हो जाती है। अब अगर ये ऐसा पॉसिबल हो कि एटमॉस्फेयर से ये अपनी हीट वापस ले ले, ठंडी कॉफ़ी दोबारा गर्म हो जाए एटमॉस्फेयर से हीट लेके, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता, क्योंकि लिमिट आ जाती है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। तो किसी भी प्रोसेस को होने के लिए उसको दोनों रुकावटें, दोनों दरवाजों से गुजरना पड़ेगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के दरवाजे से भी और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के दरवाजे से भी। चौथा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये इंश्योर करता है कि प्रोसेसेस सिर्फ एक डायरेक्शन में ही होते हैं। वाटर हायर एलिवेशन से लोअर एलिवेशन की तरफ मूव करता है, चार्जेस हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। अब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये चीज़ तो अंडरस्टूड है, हर किसी को पता है, लेकिन जहाँ पर केमिकल रिएक्शंस की बात आएगी, जब आपने 2 रिएक्टर्स मिला दिए तो ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा, तब भी आपको ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ही बताएगा। एक प्रॉपर्टी एंट्रोपी जो अब बाद में हम डिस्कस करेंगे, वो एक की होगी जो डिफाइन करेगी कि प्रोसेस हो सकता है या नहीं हो सकता। ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बेसिक लॉ है फिजिक्स का, चाहे केमिस्ट्री है, केमिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है, ये हर जगह आपको अपनी फुल फॉर्म में नजर आएगा। पांचवा फायदा जो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, वो ये है कि ये हमें एक ऐसा टेम्परेचर स्केल देता है जो यूनिवर्सल है, जो वर्सटाइल है। वो ऐसे कि इस स्केल की डेफिनेशन से पहले हम यूज किया करते थे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल। ये दोनों स्केल्स जो हैं वो हमने बेस किए हुए हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के ऊपर। अब जानते हैं कि अगर वाटर में साल्ट कंटेंट आ जाए, प्रेशर चेंज हो जाए, तो ये दोनों पॉइंट्स सेम नहीं रहेंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला था कि जो इनका फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर तो ये दोनों स्केल सेम वैल्यू ही देते थे, लेकिन ये जो दरमियान वाले पॉइंट्स हैं, 60 है, 50 है, कोई भी है, उन पर इन दोनों स्केल की वैल्यूज सेम नहीं होती थी। इनमें हम यूज किया करते थे अल्कोहल, मरकरी, तो उनका नॉन लीनियर एक्सपेंशन भी ये फर्क डाला करता था। तो हमने इन सब मसाइल का हल ये निकाला कि एक ऐसा टेम्परेचर स्केल डिफाइन किया सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को यूज करते हुए, जो इंडिपेंडेंट है कि थर्मोमीटर में हम कौन सा वर्किंग फ्लूइड इस्तेमाल करते हैं, जो वर्सटाइल है, जो लोकेशन से आज़ाद है, जो प्रेशर से आज़ाद है, और इसमें हम टेम्परेचर यूनिट लिया करते हैं केल्विन। छठा जो हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का यूज़ करते हैं वो ये है कि हम इसकी मदद से जो काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, एंट्रोपी है, वर्क है, हीट ट्रांसफ़र है, टेम्परेचर है, इनको हम कोरिलेट करवा लिया करते हैं। तो इस तरह मैंने बेटा यहाँ पर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के जो 6 यूजेस हैं, 6 मेजर एप्लीकेशन हैं, वो आपके साथ डिस्कस की। अगर किसी केस में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क, आई एम अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू, गुड बाय।